गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं और ऑफलाइन में भी सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आप जैसा जानते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो क्लास है पिछले 2-3 दिनों से जारी है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आपका सिलेबस का नेचर कैसा है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किस पर ज़्यादा बल देना है। क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका दायरा क्या है, आपको करना क्या है, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो किस तरह से अरेंज किए गए हैं और उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, आपको किस प्रकार से उसमें प्रश्न आएंगे उन टॉपिक्स से, इसको जानना है। वो टॉपिक्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज है तो उसको भी हमें समझना है। तो उसी कड़ी में ये क्लास भी है। मैं चाहता हूँ, जैसा आप अगर मेरे पिछले वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं जो ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में भी मैंने इस बात को डिस्कस किया है कि जो पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको अगर आप कवर करना चाहते हैं और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर मैं दोहरा दूं कि अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल आपने चयन किया है और आपका कोई बैकग्राउंड पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है जिसमें भूगोल आपने उस प्रकार से पढ़ा हो, तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप एनसीईआरटी की जो किताब है, मैंने पिछले क्लास में भी कहा कि उसका जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली किताब है, फंडामेंटल्स ऑफ या प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के सिद्धांत, क्लास 11वीं की एनसीईआरटी किताब है। उसके अंतर्गत आपके जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में भी वह पार्ट ए के अंतर्गत आपको दिखेगा, सेक्शन 1 के अंतर्गत पार्ट ए है और ये सारा फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इससे प्रश्न जो है इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इससे प्रारंभ कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि इसको पढ़ने वक्त आप यह भी ध्यान में रखें कि सिलेबस में क्या है। तो इसीलिए मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली आपको एनसीईआरटी की जो किताब है उसको भी आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। जो लोग नए हैं मतलब उन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ नया है, तो हमारा जो ऐप है, जो आरआर कैंपस का ऐप है, उस पर ये सारा वीडियोज़ अवेलेबल है। तो आप पिछले क्लास से एक बार देख लीजिए कि मैंने क्या बातें की हैं। मैंने पिछले क्लासेस में आपको ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर बताया है, जियोमॉर्फोलॉजी को समझाया है कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जो टॉपिक्स हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसकी चर्चा की थी। और अब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाना है। तो आज उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्लाइमेटोलॉजी जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ने वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे इस क्लास में, ताकि क्लाइमेटोलॉजी की भी जो है पूरी जानकारी हो जाए और आप जो है जितनी जल्दी हो सके एक बार एनसीईआरटी की किताब से ये सारे टॉपिक एक बार पढ़ लें। तो फिर फॉर्मली मैं टॉपिक को आप जो बीपीएससी के अंतर्गत बिल्कुल जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं उस प्रकार से भी सभी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने की दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। तो बेसिक थोड़ा सा होना जरूरी है, थोड़ा टाइम लगता है, बट अगर एक बार आप कर लें तो आपके लिए हमारे क्लास का जो महत्व है वो दुगुना हो जाएगा और आप ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये क्लास मिक्स्ड इन नेचर है। कुछ छात्र हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बनी हुई है, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका जो प्रारंभ कर रहे हैं। तो एक औसत स्थिति मैं मानता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट के लिहाज से क्या किया जाना चाहिए और किस प्रकार से बातें होनी चाहिए। तो धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और शुरू में मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ें आपकी क्लैरिटी के साथ आपको क्लियर हो जाए और ये क्लैरिटी आ जाए ज्योग्राफी में, देन वी कैन मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, जहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है या मैप्स है, डायग्राम्स है, ज्योग्राफी का और भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि टॉपिक की समझ हो कि है क्या। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं क्लाइमेटोलॉजी की। पिछले दिन भी हमने कुछ बातें की थी, उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी।
क्लास के बाद आप एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ें, जिसमें जलवायु विज्ञान एनसीईआरटी की किताब में आपको मिलेगा, है ना, उसको जरूर एक बार आप पढ़ें। सिलेबस को जरूर आप देखें, सिलेबस को जरूर ले लीजिए कि क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़े जाने हैं, और उस तरह से अरेंज क्यों किया गया है यह भी जानिए कि क्या क्या टॉपिक है और उसके अंतर्गत किस तरह की बात जो है उसमें उसके अंतर्गत की जानी है। अगर इसकी समझ हमें डेवलप हो जाए तो हमारे लिए बहुत काम आगे का आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आप जलवायु विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक देखेंगे तो वह है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर, मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहूँगा, इसलिए आप चिंता ना करें। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और बिल्कुल हड़बड़ाएं नहीं। अगर मैं अंग्रेजी में लिख रहा होता हूँ तो हिंदी वाले छात्र घबराने लगते हैं, और जब मैं हिंदी में लिखता हूँ तो अंग्रेजी वाले छात्र में घबराहट होने लगती है। कोई चिंता की बात नहीं है, आप अंग्रेजी के टर्म से भी थोड़ा परिचित रहें, हिंदी में भी, हिंदी वाले भी, क्योंकि कभी कभी जो अनुवाद किया जाता है परीक्षा में वो अजीब सा होगा, ठीक है, और उसके जो मतलब हैं वो अभी थोड़े से आपको लगेंगे कि क्या इसका अर्थ हो सकता है, तो ये बात ध्यान में रखना है। तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखता चला जाऊंगा, और टॉपिक समझ जाएंगे आप तो इसे भी समझने में आसानी हो जाएगी कि टर्म्स का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं संरचना, और कंपोजिशन को कहते हैं संघटन। ठीक है, आप देखेंगे लिखा रहेगा संरचना, तो वायुमंडल की संरचना और संघटन, ये पहला टॉपिक है। और इससे प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया है, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, और ये बहुत सरल प्रश्न है। परंतु मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाना है, क्योंकि मैं दो तरह की चीज़ें कर रहा हूँ इस बार से। क्लाइमेटोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस भी करूँगा, टॉपिक भी इंट्रोड्यूस करूँगा, और जो एनसीईआरटी की किताब आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 11th की किताब है भौतिक भूगोल के सिद्धांत, भौतिक भूगोल का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 11वीं क्लास के अंतर्गत। उसमें आपको मिलेगा वायुमंडल। जब आप आएंगे क्लाइमेटोलॉजी जलवायु पढ़ेंगे तो यू विल सी, पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा वायुमंडल ही मिलेगा। ठीक है, वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। अब मैं आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इस टॉपिक को आपको अप्रोच कैसे करना है, पढ़ने वक्त आप किस बात का ख्याल रखें और उत्तर आपका कैसे बेहतर हो सकता है। इन दो बातों को हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, ताकि पढ़ने वक्त थोड़ा सा क्या है कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी कर देंगे, तो एनसीईआरटी का पढ़ना आपके लिए रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा। अगर हम आते हैं इसके टॉपिक को बताते हैं कि कैसे टॉपिक्स बने हुए हैं। अगर पहला टॉपिक आप देखेंगे स्ट्रक्चर है, सिलेबस सबके पास है, आप सिलेबस को सामने रखिए। देखिए हिंदी में देखिए जैसे संगठन लिखा है, इसमें सिलेबस का जो है उसमें लिखा है संयोजन। ये देखिए हिंदी में आपको थोड़ी सी बात ये आएगी, है ना, कि अलग अलग जगह अनुवाद के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में एक ही तरह का आपको टर्म मिलेगा, कहीं पर वो अलग नहीं मिलेगा। तो आपको इसलिए ध्यान में रखना है ना, कि ये है क्या स्ट्रक्चर। जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, जब हम कंपोजिशन कहते हैं वायुमंडल का तो हमारा क्या तात्पर्य है उससे, ये बात हमें समझनी है। अगर दूसरा टॉपिक आप देखिएगा, इसके बाद आएंगे इस पे कि क्या है और कैसे ये कनेक्ट करता है नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दूसरा टॉपिक देखिएगा आपका है वायु राशियां। वायु राशियां मतलब एयर मास, एयर नहीं है, एयर मास है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एटमॉस्फेयर के बाद देखेंगे दूसरा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा वायु राशियां।
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार पूछा गया। मैं थोड़ा सा इस पे आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। उसके बाद है बेसिकली चक्रवात है। देखिए सिलेबस थोड़ा सा अलग तरह से डिजाइन है, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की बात बताऊंगा। साइक्लोन, साइक्लोन जो है एक्चुअली दो तरह का होता है, दिया नहीं है उस तरह से आपका। साइक्लोन के विषय में उसने लिखा है चक्रवात तथा संबंधी परिघटनाएं। लेकिन साइक्लोन जो है दोनों तरह के पढ़ने हैं, एक तो ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट। आएंगे ये सब, ट्रॉपिकल और क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना पड़ेगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब आप कहेंगे कि सिलेबस में तो ये नहीं लिखा है, सिलेबस में ये नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है चक्रवात और उसके पहले लिखा है वाताग्रह, है ना। एक्चुअली क्या है, ये जो टेम्परेट साइक्लोन है इसकी व्याख्या जो है वो वाताग्रह के सिद्धांत से ही होती है। ये फ्रंट की बात है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रंट। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि उसने ये नहीं दिया कि दो प्रकार के चक्रवात पढ़ने हैं। सिलेबस में क्या लिखा, फ्रंट। फ्रंट का मतलब हो गया आपको शीतोष्ण चक्रवात पढ़ना है, और सिर्फ चक्रवात का मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो उसने थोड़ा सा टॉपिक को उतना क्लियर कट नहीं डिफाइन किया, बट एक्चुअली पढ़ना चक्रवात है और दोनों तरह के चक्रवात पढ़ने हैं। चूंकि टेम्परेट साइक्लोन फ्रंट से रिलेटेड है इसलिए उसने फ्रंट लिख दिया, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरा है ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो तो है ही, जो कि मुख्य रूप से पढ़ा जाता है, जनरली पढ़ा जाता है। आप अगर देखेंगे एनसीईआरटी की किताब में तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज मिलेगा क्लाइमेटोलॉजी में। ठीक है, वो जो मिलेगा आपको वो क्लाइमेटोलॉजी का बेसिक चीज है। जैसे ये वायु राशि समझने के लिए आपको बेसिक चीजें कुछ समझनी पड़ेंगी। क्या समझना पड़ेगा कि जो पृथ्वी है उसके ऊपर तापमान और दाब की क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि वायु जो है वह हमेशा क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। जैसे पानी आप देखते हैं, वाटर है, वो क्या है, ऊंची जगह से नीची जगह आती है। उसी तरह हवा जो है वह भी प्रवाहमान होती है, वो भी फ्लो करता है। कब, जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो सवाल यह है कि जब पृथ्वी पर आप वायु की बात करेंगे तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हाई प्रेशर कहाँ है पृथ्वी के सतह पर और लो प्रेशर कहाँ है। तो बेसिक चीजें आपको वहां पे जाननी होगी। हालांकि सिलेबस में कहीं भी वो बेसिक चीज की का जिक्र नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जब इसकी चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी की किताब में आपको मिलेगा पहला तो ताप कटिबंध, दाब कटिबंध, है ना, ये सब मतलब प्रेशर बेल्ट्स कहाँ कहाँ हैं, टेम्परेचर के बेल्ट्स कहाँ कहाँ बने हैं। ठीक है, ये पहले जानना होगा, तब सारी बातें एक से निकलती जाएंगी। तो हम प्रारंभ करते हैं पहले कि ये सारा टॉपिक कवर होगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिक को जानते हुए। तो हम थोड़ा सा बेसिक की चर्चा करेंगे और इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है इसकी चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो दिमाग में ये रखिए। इसके अलावा एक और टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जलवायु वर्गीकरण, है ना, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, और वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले पूरा ये सब जलवायु के तत्व हैं, जैसे चक्रवात या वायु राशि, इससे जलवायु ही निर्धारित होता है, किसी भी जगह का मौसम निर्धारित होता है और उसी हिसाब से फिर जलवायु भी निर्धारित होती है। तो जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो वो तो आपके क्षेत्र से बाहर की बात है। तो पहले इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो जलवायु है, दो टर्म आता है, क्लाइमेट है और दूसरा आप देखते होंगे मौसम।
ये दो आपको एक जैसा दिखता है, बहुत गहरा संबंध भी है एक दूसरे में, परंतु एक चीज नहीं है। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस है। क्या है इस दोनों के बीच में आप अंतर पाते हैं? क्या अंतर है? पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया कि वेदर का मतलब होता है जब आप बात करते हैं दैनिक या मासिक, तो क्या होता है तब आप वेदर की, देखिए चाहे वो क्लाइमेट हो चाहे वेदर हो, सब में बात किस चीज की होती है? तापमान की, ठीक है, वायुमंडलीय दाब की, यस, वायुमंडलीय दाब की चर्चा किसकी होगी? तापमान की चर्चा होगी, वायुमंडलीय दाब की चर्चा होगी। इसमें चर्चा क्या होगी? वर्षा की चर्चा होगी। चाहे आप जब आप मौसम कहते हैं तो इसका मतलब डेली तापमान की बात करते हैं या मासिक तापमान की बात करते हैं। जब आप वेदर की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब में आप डेली प्रेशर चेंज होता है। वर्षा भी आप बात करते हैं तो किसी खास मौसम में वर्षा की बात करते हैं तो वो वेदर की बात कहते हैं। आप कभी नहीं कहते हैं कि आज का क्लाइमेट खराब है, मान ली वर्षा है या क्लाउडी वेदर है तो आप क्या बोलते हैं कि आज का वेदर ठीक नहीं है ना, आज का मौसम अच्छा नहीं है। तो यानी मौसम जो है वो शॉर्ट टर्म इवेंट है ना, ये क्या है? शॉर्ट टर्म, अल्पकाल के लिए। अल्पकाल में जब आप तापमान की परिस्थितियां देखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जब देखते हैं कि तापमान क्या है, दाब क्या है, वर्षा की क्या स्थिति, तो आप क्या बता रहे हैं? मौसम को बता रहे हैं, है ना। लघु काल के लिए, सब अल्पकाल के लिए जब, लेकिन जब आप जलवायु की बात करते हैं तो ये दीर्घकालीन बात करते हैं, दीर्घकालीन औसत की बात करते हैं। देखिए हम सिर्फ की टर्म लिखेंगे, बाकी लैंग्वेज में आप लिखते जाइए। मेरे क्लास में लिखते भी जाना है, ठीक है, जो की वर्ड हो उसको लिख लो, फिर अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आएगा। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज है ये। दीर्घकालीन औसत जो है, जब आप निकालेंगे तापमान का लंबे समय में औसत, तो जैसे भारत की जलवायु की बात करेंगे तो ये क्या है? उपोष्ण कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट है ना। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब होता है उष्ण कटिबंध, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि यहां ठंड नहीं पड़ती। तो मौसम जो है वो बदलता रहता है, क्लाइमेट उसी का औसत है। औसतन आप अगर सभी महीनों के तापमान को अगर जोड़ देंगे औसत तापमान को, तो आपको वार्षिक तापमान मिलेगा। और उस वार्षिक तापमान को लगभग आप 50 सालों तक देखें तो वो उसमें क्या स्थिरता बनी रहती है। तो इसका मतलब है कि वह क्या बता रहा है? जलवायु को बता रहा है ना। तो ये समझ में आ गया मौसम और जलवायु दोनों में संबंध क्या है। दोनों में संबंध गहरा संबंध है, एक तो शॉर्ट टर्म के बेसिस पे मापा जाता है और एक लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से मापा जाता है। अब सवाल है कि ये जो जलवायु या मौसम की घटनाएं होती हैं उसका स्रोत क्या है, ये होता क्यों है। देखिए जो भी आपको ऑप्शनल में पढ़ना है वह है कि क्यों होता है, थ्योरीज क्या हैं, कैसे हम इसको समझेंगे, वो प्रक्रिया क्या है जिससे कि तापमान निर्धारित होता है, वह प्रक्रियाएं क्या हैं जिससे कि वायुमंडलीय दाब की परिस्थितियां बनती हैं। तो उन प्रक्रियाओं का अध्ययन है, द प्रोसेस, द थ्योरीज बिहाइंड इट। और इसको समझने के लिए अगर आप देखिएगा तो हमारी पृथ्वी पर जो जलवायु या मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं उसके चारों ओर क्या है। देखिए पृथ्वी का जो गैसीय भाग है चारों तरफ क्या है, वायुमंडल को कैसे परिभाषित करेंगे कि पृथ्वी जो है को चारों ओर विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है वह घेरे हुए है, इस प्रकार से, है ना। वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए है ना। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसको कि अर्थ इन्वेलप किए हुए अपने चारों ओर से, दिखता नहीं है आपको, बट अर्थ का एटमॉस्फेयर में इट्स सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जिसको कि एयर कहते हैं। एयर कोई
कोई प्योर गैस नहीं है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ अनेक अन्य विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। ये इसी को हम कहते हैं वायुमंडल। तो पहला चीज आपको यही आएगा कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। दिस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड अर्थ इज इनवेलप्ड सराउंडेड बाय दिस मिक्सचर। ये जो गैसों का मिक्सचर है उसको चारों ओर घेरे हुए, ठीक है। अब ये जो आप पार्ट देखते हैं, ठीक है, अब क्या है कि ये स्थिर नहीं है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े, देखो सब में अस्थिरता ही हम लोग पढ़ते हैं, स्थिर दिखता है पर ये स्थिर नहीं है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने कहा कि पृथ्वी का जो सॉलिड वाला पार्ट है वो अस्थिर है। क्लाइमेटोलॉजी में हम ये बात कर रहे हैं कि जो एयर है वो अस्थिर है, लेकिन ये अस्थिर अगर होता है तो उसका स्रोत क्या है, तो उसका स्रोत है सन, सूर्य। सूर्य की जो ऊष्मा प्राप्त होती है ना, सूर्य से जो किरणें आती हैं, इंसोलेशन जिसको कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं, सूर्य से जो ताप मिलता है उसको सूर्यातप कहते हैं, इंसोलेशन, है ना। क्योंकि सन से क्या होता है, सोलर रेडिएशन, सौर्य विकिरण। देखिए अब आप कहेंगे विकिरण क्या, आप सर ने यूज कर दिया। देखो हर ज्योग्राफी का प्रॉब्लम यह है कि इट्स अ फुल ऑफ टेक्निकल टर्म्स, लेकिन समझो ये तो सब आसान है। विकिरण का मतलब क्या होता है, विकिरण जो है, देखो हीट जो होता है ना, उसके ट्रांसफर होने का एक मेथड है। हीट एक जगह से दूसरे जगह अनेक प्रक्रियाओं से जा सकता है ना। जैसे आप गर्म जगह पे जाते हैं जहां अंगीठी, जैसे अभी के टाइम में ठंड का समय है ना, तो आप क्या जाते हो, अंगीठी के पास जाते हो या कुछ हीटर के पास जाते हो। अंगीठी थोड़ा ओल्ड हो गया, आज समय में हीटर है, हीटर के पास जाते हो। व्हाट हैपेंस, वहां से जो रेडिएशन होता है, उससे जो हीट रेडिएट होता है वो वहां से हीट ट्रांसफर होकर आपके बॉडी में वार्मथ लगता है। तो हीट भी क्या है, स्थिर नहीं रहता, वो फ्लो करता है, जो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, है ना। तो अलग अलग तरीके से ये हीट भी ट्रांसफर होता है। देयर आर सो मेनी वेज, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये सब साइंस में आप पढ़ते हो, तो थोड़ा सा यहां भी जानो। सन से क्या होता है कि पृथ्वी कैसे गर्म होती है, प्रोसेस जो है सोलर रेडिएशन के माध्यम से आपका ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। तो ये सौर विकिरण से, और जो ऊष्मा इसको मिलती है उसको कहते हैं इंसोलेशन। देखो ये सब टर्म आएगा। इंसोलेशन का मतलब सूर्यातप, सूर्य से जो ताप प्राप्त होता है, रेडिएशन से हीट आता है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ इंपैक्ट, है ना। सौर विकिरण से हमारे पृथ्वी को ताप जो प्राप्त होता है उसको सूर्यातप कहते हैं। लेकिन इंसोलेशन सब जगह सेम नहीं होता है, रेडिएशन हो रहा है पर इंसोलेशन सभी जगह सेम नहीं, यानी ताप सभी को एक ताप नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, अब ये दूसरी बात है, और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। पृथ्वी एक समान रूप से गर्म नहीं होता है सभी जगह। उसका कारण क्या है, सूर्य की जो और पृथ्वी की जो रिलेटिव पोजीशन है वो परिवर्तित होता रहता है, और वो बिल्कुल सीधे नहीं है, अपने एंगल पे, अक्ष पे झुका हुआ है। तो थोड़ी सी बात उसकी करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने ये कहा कि सारे समस्या की जड़ क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो संबंध है। तो आप जरा सा ध्यान दो कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो है वो एक इलिप्टिकल पाथ पे सूर्य के चारों ओर घूमती इस तरह से, है ना। और सन जो है, आप ये मान के चलें कि यहां पे सन की स्थिति है, और सूर्य से देखियो ये जो है ना सीधा नहीं है, इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज चेंजिंग।
पृथ्वी जो है सीधी नहीं है, इसके अक्ष पे झुकी हुई है ना, ये देखो, ये अक्ष क्या झुका हुआ है। तो इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के सभी भागों पर समान रूप से इंसोलेशन प्राप्त नहीं होता है। सम पार्ट विल गेट मोर हीट, सम पार्ट विल गेट लेस हीट। और इसी के आधार पे अगर आप देखो तो पृथ्वी पर आप देखोगे 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र का निर्माण होता है। एक तो इक्वेटर, विषुवत रेखा। अब आप देखोगे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी 2 बार पड़ती हैं। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स की जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं 2 बार। ऐसी कोई स्थिति कहीं भी नहीं है जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़े। इसलिए विषुवत रेखा पर देखो, कोई चीज, इसको थोड़ा सा समझो कि कहीं भी सूर्य की किरणें अगर सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा, जब रेडिएशन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो हीट ज्यादा उत्पन्न होगा। अगर तिरछी रेखाएं होंगी, देखो लाइट मिलना अलग बात है और हीट होना अलग बात है। हीट के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पर यूनिट एरिया कितना इंसुलेशन हो रहा है। इसमें क्या होगा कि फैल जाएगा, हीट फैल जाएगा तो यहां पर तापमान कम हो जाएगा। इसलिए तिरछी किरणें से लाइट आपको मिलेगा, परंतु सबसे ज्यादा गर्मी आपको कब लगती है, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल दोपहर, जब आप कहते हैं दोपहर में होता क्या है, व्हाट इज नून, सन इज जस्ट ओवर द हेड, ओवरहेड होता है, आपके ठीक ऊपर होता है, यानी आपके देशांतर पर वो सूर्य सीधा होता है दैनिक रूप से। ये मैंने वार्षिक कहा है ना। दैनिक रूप से हर जगह पर सूर्य की किरणें कभी ना कभी सीधी होती है, तब सबसे ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन लाइट तो हमको सुबह में भी मिलता है, शाम में भी मिलता है, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन उस वक्त सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, तो लाइट यू विल गेट बट लेस हीट विल बी रिसीव्ड, है ना। ताप कम प्राप्त होगा, लाइट मिलेगा। लोग कम कंफ्यूज करते हैं इससे, है ना। तो पृथ्वी पर जो है कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और विषुवत रेखा ऐसी जगह है जहां 2 बार, जिसको हम लोग इक्विनॉक्स भी कहते हैं, विषुव कहते हैं, और उस वक्त दिन रात बराबर भी होता है ना। और वो डेट कौन सा है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि विषुवत रेखा और इसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है, क्या होगा, उष्ण कटिबंध कहलाता है। इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन कि विषुवतीय क्षेत्र जो है, और कैसे उष्ण कटिबंध को डिफाइन करेंगे, चूंकि कटिबंध है अब, तो इट्स नॉट अ वन प्लेस, इट्स अ रीजन, एक क्षेत्र है। तो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक को हम विषुवतीय क्षेत्र मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा उष्ण कटिबंध जो है 10 डिग्री के ऊपर भी होगा। कहां तक होगा, अब देखिए, ये 2 तो हो गया कि जब एक समय ऐसा आ जाता है तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 2 वक्त ऐसा आता है पृथ्वी पर, 2 जगहें ऐसी हैं जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। एक तो है, ये देखिए मैं बनाता हूं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहां पर भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब हुआ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपने जरूर सुना होगा। कर्क रेखा भारत से भी गुजरता है, लगभग भारत को 2 भागों में बांटता है, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे क्लाइमेट को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए क्योंकि आप देखिए कर्क रेखा के नीचे का जो क्लाइमेट है, यस, कर्क रेखा के नीचे का जो क्लाइमेट है वो क्या है, ट्रॉपिकल, यानी दक्षिण भारत में शीत ऋतु नहीं होती है, तापमान जो है सभी महीनों में। तो कर्क रेखा जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है।
आप याद करते हैं ये सोच के कि अच्छा चलो पूछता है तो याद करते हैं, बट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज, वो जो है बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है। क्रॉपिंग पैटर्न से लेकर के, क्लाइमेट से लेकर के, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। इसलिए दक्षिण भारत में शीत ऋतु नहीं होती है, ना वहां खरीफ रबी होता है। ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्दर्न इंडिया का है कि खरीफ होगा, रबी सीजन होगा, बट ऐसा कोई सीजन नहीं। इवन विंटर टाइम में भी राइस कैन बी कल्टिवेटेड इन तमिलनाडु। बस प्रॉब्लम यह कि वर्षा हो जाए। तमिलनाडु में ठंड में वर्षा होती भी है। तो इसीलिए आपको ये जानना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट कैसे डिसाइड होता है। और भारत का क्लाइमेट हम तुरंत आपको समझा देंगे एक मैप में। सो कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप इसको देखिए कि इस पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च 23 सितंबर हो गया विषुवत रेखा। जून 21 जून को आप देखिएगा सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। यानी विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच क्या होता है, हमेशा ज्यादा उष्मा प्राप्त होता है। यानी देखिए सूर्य जो है, कहते हैं ना अभी मकर संक्रांति आने वाली है, क्या मतलब है? देखिए सूर्य अपरेंटली, देखिए चल तो रहा है पृथ्वी, लेकिन रिलेटिव अगर सूर्य को आप, पृथ्वी को आप स्थिर मान ले तो आपको लगेगा कि सन मूव कर रहा है ना। अपरेंट मोशन किसका लगेगा? कि सूर्य का मोशन। तो सूर्य एक तरह से चलता है, लेकिन चलता नहीं है इन रियल, अपरेंट कहते हैं, यानी प्रतीत होता है, आभास होता है। तो आप देखेंगे कि जो सूर्य है वो क्या कर रहा है, ये देखिए मैं आपको बड़ा बढ़िया एक बना देता हूं तो आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, और ये मान लीजिए कि 23.5 डिग्री दक्षिण में भी है, जिसको मकर रेखा कहते हैं। एक यहां भी है, दक्षिण में भी ये 23.5 डिग्री साउथ है। अब क्या होता है, सूर्य जो है विषुवत रेखा से पहले क्या होगा, मान लीजिए 21 मार्च को यहां पर है ना, तो 21 मार्च से ऊपर जाएगा, जून में क्या हो जाएगा, यहां पर सीधी किरणें पड़ेंगी। फिर क्या होगा, सूर्य अब फिर से नीचे आना शुरू होगा, फिर सितंबर में आके यहां पर फिर किरणें सीधी पड़ेंगी। फिर क्या होगा, ये आकर के यहां पर दिसंबर में यहां पर किरणें सीधी पड़ेंगी मकर रेखा पे, है ना। फिर ये सन क्या होगा कि फिर इसके ऊपर जाएगा। यानी सूर्य जो है सिर्फ इसी के बीच ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए आप देखिए दिसंबर में ये यहां होता है ना, और दिसंबर में जब यहां होता है तो फिर धीरे धीरे अब क्या है, अभी सन का सिचुएशन क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध से ये ऊपर की ओर ऊपर की ओर ऊपर की ओर आ रहा है। आप जो 14 जनवरी करते हैं उसमें क्या होता है कि अब ये बिल्कुल ऊपर की ओर आना प्रारंभ किया है, उत्तरायण होने लगता है सूर्य, यानी ये उत्तर की ओर जा रहा है। इसीलिए आप मानते हैं, और मकर संक्रांति कहते हैं क्योंकि मकर रेखा से अब वो उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, तापमान अब उत्तरी गोलार्ध में बढ़ने लगेगा, और 21 मार्च को दिन रात बराबर हो जाएगा, और फिर जून में आते गर्मी हो जाएगी। तो सन का जो मूवमेंट है अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो क्लाइमेट को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो हजारों लाखों वर्षों से ये हो रहा है। दिस इज हैपनिंग, एंड अर्थ जो है ये सन मूव कर रहा है। वो किसी से पूछता तो है नहीं कि आज सुबह उगना है भाई, नहीं उगना है, आज कहाँ किधर जाना है। सो क्या हो रहा है, कर्क, तो आप क्या इससे पाते हैं कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच और विषुवत रेखा देख लीजिए, इसी के बीच में क्या होता है, सन, सूर्य जो है किरणें सीधी पड़ती हैं। कभी ना कभी वर्ष में कहीं ना कहीं इसी के बीच में सन क्या होगा, सनलाइट सीधा होता है। ठीक है, और इसीलिए इस क्षेत्र को 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल बेल्ट। जैसे आपने कहा ना वहां ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, इसका मतलब क्या है, वो साइक्लोन जो इस क्षेत्र में उत्पन्न होता है।
तो ट्रॉपिकल का मतलब अगर समझेंगे तब सारी घटना, और क्यों ट्रॉपिकल कहते हैं, बल्कि देखिए जो कहते हैं ना विश्व के अगर क्लाइमेट को बांटना चाहे तो 3 क्लाइमेट कह सकते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर। और उसका आधार क्या है, लैटिट्यूड यानी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश के अनुसार ये परिस्थितियां बदलती हैं। अब आते हैं कर्क रेखा हो गया, लिखते जाना है भाई, क्लास के अंदर वो कहते हैं ना सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, यू हैव टू अलर्ट, वेरी वेरी अलर्ट, और पेन कॉपी पे चलता रहे। जितने तरह के, पता है ये डायग्राम भी बनाने की नौबत आएगी कई बार परीक्षा में एग्जाम के दौरान, है ना, और कहाँ कहाँ काम आएगा ये आप पता नहीं कर सकते, है ना। जैसे आता ना आजकल सोलर एनर्जी की बात हो रही है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है ना, उसमें क्या है, सब ट्रॉपिकल के जहाँ पर सनलाइट कम से कम 180 डेज मिलता है, बढ़िया मिलता है, तो वो एरिया कहाँ होगा, हमेशा ट्रॉपिकल में होगा, जहाँ पर सन से जो एनर्जी है वो ज़्यादा मिलता है। तो सबके पीछे लॉजिक है ना, आप इसको दिखा दोगे, ये बता दोगे तो यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल सोलर अलायंस में जितने भी कंट्रीज हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज में उसके क्षेत्र हैं, तभी वहाँ पे उनको फायदा होगा, नहीं तो टेम्परेट रीजन में सोलर एनर्जी जो है उतना इफेक्टिव नहीं होगा, होगा पर उतना नहीं होगा। कौन सा, ये सॉरी ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, उतनी बात तो मुझे देखो नॉर्थ और साउथ का हिसाब समझ लीजिए, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ। डायरेक्शन जो है ना वो कन्वेंशन है, मैं बता दूं, उसका कोई सिग्निफिकेंस पृथ्वी थोड़ी जानता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, देयर इज नो लाइन भी नहीं है कर्क रेखा मकर रेखा जैसा खींचा, इट्स इमेजिनरी लाइंस, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने अपने समझ के लिए सोचा है, ठीक है, कि कहां तक सूर्य की किरणें, सूर्य थोड़ी एंगल देख के सोच रहा है कि कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, हमने अपने हिसाब से समझने के लिए उस घटना को ये कर्क रेखा बनाया, मकर रेखा बनाया, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का सिविलाइजेशन जो चला है उसमें बहुत सारे कन्वेंशन बनते गए। जैसे मैं पूछूं आपका क्या नाम है, उस नाम के पीछे कोई कारण नहीं है, हमें अच्छा लगता है, दूसरे को बहुत अच्छा ना भी लग सकता है, ये क्या नाम है, बहुत बार बोलते हैं ना। इसलिए मैं जब दिल्ली में पढ़ाता था तो लोग आते थे, बोले सर आपका नाम क्या है, हम बोले यार XYZ ABCB हो तो क्या फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली नाम क्या है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, और मेरा नाम तो आपके लिए हमेशा अजीबोगरीब ही रहेगा क्योंकि आप हमको जानते नहीं। हाँ, जानते कैसे हैं आप, जानना और पहचानना कहते हैं ना, पहचानते आप उसको जिसके काम को भी जानते हैं, जैसे दूर से ही देख लीजिएगा अच्छा वही है, वो ऐसे चलता है, भले उसका नाम नहीं, मतलब नाम से आप आइडेंटिफाई दूसरे को कर सकते हैं लेकिन दूर से पहचानते हैं, तो वही कहते हैं पहचानना और जानना जो है वो थोड़ा सा, तो आदमी अपने काम से जाना जाता है, ठीक है। सो ट्रॉपिकल जो है वो इसलिए कहते हैं उष्णकटिबंध बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन, इस क्षेत्र में इंसोलेशन, रेडिएशन तो माध्यम है, इट्स अ प्रोसेस, रेडिएशन का मतलब क्या, लोग कंफ्यूज करते हैं सोलर रेडिएशन इंसोलेशन, खासकर जो नए छात्र होते हैं क्या कहीं लिख रहा है, रेडिएशन प्रोसेस है, इंसोलेशन उसका इंपैक्ट है, ठीक है। सो ट्रॉपिकल का मतलब हुआ उष्णकटिबंध, एनसीईआरटी में सभी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल में। आप कहेंगे सर लैंग्वेज नहीं लिखे, नोट्स नहीं दिया, क्यों एक ही चीज बार बार करो, नोट्स बनाया हुआ है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से, अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा, और मजा आएगा, ठीक है। अब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका पीडीएफ भी बन जाता है, अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, इसलिए डोंट वरी कि बोर्ड पे लिखा नहीं लिख पाए, लेकिन उस चक्कर में मत रहना, अपने कॉपी को ही पीडीएफ बना लो, क्योंकि ये बार बार बनाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, दिस अ प्रैक्टिस। आप एग्जाम में देखिएगा आपको हमेशा इस प्रकार के डायग्राम बनाने पड़े क्लाइमेटोलॉजी में, इसीलिए क्लासरूम के अंदर जो प्रैक्टिस हो वो पर्याप्त हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये देखो ये इक्वेटर है, ठीक है,
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, यानी हिंदी में कहें तो ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, है ना, ये विषुवत रेखा हो गया। ये 3 लाइन जो है पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि क्लाइमेट को डिटरमिन करता है। कितना हमको सूर्य से उष्मा मिलेगा प्राकृतिक रूप से, ये तय करने में इसकी बड़ी भूमिका है। इसलिए ये जो अक्षांश रेखा, ये तीनों क्या है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। आप देखोगे, अब जब भी देखो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे ना, तो इसको जो विषुवत रेखा और उसके आसपास का क्षेत्र है उसको लो लैटिट्यूड कहता है, निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश भी, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश भी। देखो ये तो लिखा रहेगा और आपको तंग करेगा। निम्न अक्षांश का मतलब जिसका अक्षांश वैल्यू कम है ना, लो लैटिट्यूड। तो लो लैटिट्यूड कहा इसका मतलब है कि वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहा है, ट्रॉपिकल एरियाज की बात कर रहा है ना, या विषुवत रेखीय प्रदेश की बात कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। लो लैटिट्यूड भी लिखा रहेगा कहीं कहीं पर। इस क्षेत्र का तो नाम बता ही दिया, ये ट्रॉपिकल एरिया भी कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्यों कहते हैं, ये कहानी हो गई। अब आते हैं जो सूर्य की किरणें हैं सीधी तो इसी बीच में पड़ती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सूर्य की किरणें जो हैं कहाँ तक जाती हैं, तिरछी भी हैं पर कहाँ तक जाती हैं। तो देखेंगे आप, ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको हिंदी में इसका नाम या अंग्रेजी में इसका नाम आर्कटिक सर्किल है। सर्किल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप लाइन खींचेंगे पृथ्वी पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर हो जाएगा। अगर चारों तरफ लाइन खींच दें 3 डायमेंशनल बॉडी, तो क्या हो जाएगा, वो एक सर्किल का रूप ले लेगा। इसलिए वृत्त कहते हैं, आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक इसीलिए क्योंकि यहां पर आर्कटिक सागर की जो उपस्थिति है वह भी है, तो आर्कटिक इसीलिए इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। 66.5। अब सूर्य की किरणें इस कर्क रेखा से लेकर 66.5 के बीच में कभी सीधी नहीं पड़ती हैं। तो कहेंगे कि 66.5 ठीक बात है, तो हाँ यस, तो 66.5 जो है उत्तरी अक्षांश जो है, इसके ऊपर क्या है, अंतर क्या है इसके बीच में। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये कर्क रेखा है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं, चूंकि सूर्य की किरणें क्या होंगी, तिरछी पड़ती हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी होगी तो क्या होगा, तो समर होगा यानी ग्रीष्म ऋतु होगी। और जब इधर की ओर आ जाएगा तो क्या होगा, यहां पर ठंड पड़ेगी, यानी शीत भी होगा और उष्ण भी होगा, इसलिए शीतोष्ण कहते हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा, शीतोष्ण कहते हैं इसको। शीतोष्ण का भाग कहां है, कर्क रेखा से मोटा मोटा अगर आप बात करें ब्रॉड, तो कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक वृत्त के बीच शीतोष्ण कटिबंध है। इसको हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टेम्परेट कहते हैं। तो ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट यूनो। इसलिए देखिए साइक्लोन में 2 तरह के साइक्लोन की बात की गई। ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल एरियाज में मौसमी परिघटनाएं अलग होती हैं और शीतोष्ण कटिबंध में मौसमी घटनाएं अलग होती हैं। तो इसीलिए वो दिया कि वहां पर क्या होगा, इसलिए वाताग्र का निर्माण मुख्य रूप से कहां होगा, शीतोष्ण कटिबंध में। तो यहीं से आपका क्लैरिटी आना शुरू हो गया। और एनसीईआरटी की किताब थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बाद तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और फिर हम क्लास में तो विस्तार देंगे ही। तो 66.5 हम क्यों लेते हैं, इसके ऊपर की क्या स्थिति है। इसके ऊपर की स्थिति यह है कि 6 महीने यहां रोशनी इसको मिलती है। जब कब मिलती है, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होती है, यानी समर टाइम में। ये यहां रात ही नहीं होता, इसका मतलब नहीं कि सूर्य तब ज्यादा मिलता है, लाइट का ड्यूरेशन ज्यादा होता है
परंतु वो बहुत ही तिरछा होता है, यानी सन हमेशा हॉराइजन पे ही रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? मान लीजिए कि शाम की रोशनी आपको मिलती भी रहे तो दोपहर जैसी गर्मी महसूस नहीं होगी। लाइट का मिलना और ताप का होना दोनों अलग बात है। तो उसके लिए किरणें अगर सीधी नहीं होंगी तो ताप आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लाइट मिलेगा। एंड व्हाट हैपेंस इन पोलर एरियाज, 66.5 के ऊपर जो है हम उसको कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो पोलर रीजन है यहाँ पे 6 मंथ्स तक आप देखेंगे लाइट मिलता है। इसलिए नॉर्वे है, स्वीडन है, इस तरह के जो देश हैं जो उत्तरी 66.5 के ऊपर जिनका विस्तार है, वहां पर कहते हैं मध्य रात्रि में भी सूर्य का दर्शन हो सकता है ना। दीज आर द कंट्रीज ऑफ मिडनाइट सन, है ना। इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द आर्कटिक सर्किल के आसपास का अगर कोई क्षेत्र है, जैसे नॉर्वे आप देखिएगा मानचित्र में, इसी कारण से। क्योंकि और इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, सनलाइट अवेलेबल है क्योंकि होराइजन पे रहता है। क्योंकि पृथ्वी क्या है, ये झुका हुआ है यूं, और लाइट जब आएगी ये कर्क रेखा पे तो ये फैलती है। तो यहाँ पे चूंकि ये चपटा है आपका, दिस इज स्लाइटली फ्लैट, तो फ्लैट की वजह से क्या है, लाइट आपको यहीं पर है, सन यहाँ पर है, पर लाइट आपको मिल रहा है और बहुत स्मॉल एरिया है। दीज एरियाज आर वेरी वेरी स्मॉल रिलेटिव टू, क्योंकि पृथ्वी को आप अगर देखिएगा तो बल्जिंग है, इक्वेटर के पास बल्जिंग है और ऊपर में बिल्कुल दबा हुआ है, थोड़ा सा फ्लैट है। तो इस कारण से सूर्य की किरणें वहां पर तक पहुंचती हैं 6 मंथ्स। तो 6 मंथ ही सिर्फ सनलाइट मिलेगा, वो भी तिरछा, तो ठंड तो बहुत ज्यादा होगी। तो इसीलिए इसको हम लोग पोलर क्लाइमेट कहते हैं, यानी ध्रुवीय जलवायु कहते हैं। उत्तरी ध्रुव में और उसी तरह क्या है दक्षिण ध्रुव में 66.5 एंड, तो ये पोलर एरिया। तो क्लाइमेट के हिसाब से अगर पृथ्वी का पूछिएगा कि पृथ्वी को कितने जलवायु प्रदेश में बांट सकते हैं, तो ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर, है ना। ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पूरे वर्ल्ड का ब्रॉड है, और जो किस बात पर आधारित है, तापमान पर आधारित है। वर्षा की चर्चा नहीं की है, वन फैक्टर, यस, वन फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर के हिसाब से अगर आप देखिए तो तापमान के आधार पर जलवायु का ये वर्गीकरण है। इसको हम लोग इसीलिए टेम्परेचर बेल्ट या ताप कटिबंध भी कहते हैं। और देखिए जब भी आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ये टर्म आपको अक्सर आएगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। क्लैरिटी अभी से ही होनी चाहिए कि उष्ण का क्या मतलब और शीतोष्ण का क्या मतलब। तो क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट का या वेदर का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सन। सन और अर्थ के बीच जो रिलेशनशिप है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कि सूर्य, अब सूर्य क्या है, सूर्य की दैनिक मतलब गति हमारी क्या है अर्थ की, कि रोटेशन भी है, रेवोल्यूशन भी है। रोटेशन से क्या होता है, दिन रात, डे नाइट, और रेवोल्यूशन से क्या होता है, मौसम बदलता रहता है। क्योंकि सन का और अर्थ का जो रिलेटिव पोजीशन है वो बदलता रहता है, इसकी वजह से ही ये सारी परिस्थितियां पैदा होती। गॉट द पॉइंट? एक बार पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की किताब में डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से दिया हुआ। अब मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब आते हैं कि ये आपने ताप कटिबंध समझ लिया, हमें तो पहुंचना कहाँ है, वायुमंडल समझना है। तो अब थोड़ा सा वायुमंडल को समझिए, कि इसके बाद अब वायुमंडल आपको समझ में आएगा। ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, इसमें 2 चीजें आपको पढ़नी है ना, पीछे भी कहा। एक तो है स्ट्रक्चर और दूसरा है कंपोजिशन। एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर का, की संरचना का वर्णन करिए, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयर्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रश्न क्या आता है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर of different layers of atmosphere।
पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न स्तरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकदम बहुत बार ये सवाल पूछा गया है स्ट्रक्चर से। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के विभिन्न स्तरों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। व्हाट इज ए स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज कंपोजिशन? हिंदी में इसको कहते हैं संरचना। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो अनेक स्तरों में बटा हुआ है। ठीक है, क्या बटा हुआ है? पृथ्वी का वायुमंडल, अभी प्राइमरी लेवल पे यही जान लीजिए, पृथ्वी का वायुमंडल अनेक स्तरों में बटा हुआ है। सबसे जो निचला लेयर है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। दूसरा जो लेयर है उसको कहते हैं समताप मंडल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसके ऊपर जो लेयर है उसको कहते हैं मीजोस्फियर। ये सब याद हो जाना चाहिए एकदम। मध्य मंडल, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके ऊपर जो है वह है थर्मोस्फियर या आयनोस्फियर कहते हैं। थर्मोस्फियर तापमंडल, और सबसे ऊपर है एक्सोस्फियर बहिर्मंडल। इसके ऊपर भी है मैग्नेटोस्फियर। हालांकि कहीं कहीं मिलेगा, ये सब जगह नहीं मिलेगा, है ना। मैग्नेटो चुंबक मंडल, मैग्नेटोस्फियर। ये जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इन लेयर्स में बटा हुआ है। पर सवाल उठता है ये लेयर्स में क्यों बटा, किस आधार पे? तो इसका आधार है अगेन तापमान में परिवर्तन की जो दर है, या तापमान में जो परिवर्तन, तापीय आधार पर है। ये मुख्य रूप से ये आधार क्या है? तापीय आधार है, थर्मल बेसिस है ये। द लेयर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। तापीय विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन देखो साफ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। तो दीज आर डिफरेंट लेयर्स, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर? ये आप जान जाओगे, बहुत लोग जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है कि आप ये जानो और याद करो, मेरा है कि ये बना क्यों, ये लेयर्स आया कहां से और इसका क्या मतलब है। तो देखो कुछ बातें मैं आपसे करता हूं, यहां तक ठीक है। इसी का आपको एनसीईआरटी की किताब में सब लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, पढ़ लेना। अभी ये मत सोचना क्या है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है, इसमें ओजोन मिलता है, इसमें ये होता है, उसमें मौसम घटना, थोड़ा बहुत जो भी है पढ़ लेना, क्लैरिटी यहां आएगी, है ना। अभी बस कह रहे ना कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना। अरे आपने बनाया नहीं, बना लिया, बड़ा बनाओ, छोटा नहीं। अभी छोटा बनाओगे तो फिर घर जाके कंफ्यूज करो क्या लिखा है। डायग्राम्स जो हैं बड़े बनाइए, ठीक है, अभी अपने कॉपी पे जो भी बनाइए, सो दैट कि उसमें क्लैरिटी आपकी ज्यादा हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, हमने अब कुछ नहीं बताया कितना किलोमीटर तक है, नहीं है, बताऊंगा धीरे धीरे। देखो ये अर्थ है और ये सन है। होना क्या चाहिए, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हम सन के नजदीक जा रहे हैं ना। अगर हम सूर्य के नजदीक जा रहे हैं
तो तापमान बढ़ना चाहिए ना। लेकिन आप जानते हो कि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तापमान क्यों, वाई? सर जस्ट थिंक कि हमको जब आप पृथ्वी से ऊपर जाए, यहाँ सन है, यहाँ सूर्य है भाई, जैसे कहते हैं ना आग के सामने जाओ तो गर्मी लगनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हमको गर्मी लगनी चाहिए, पर तापमान जो है, हम ट्रोपोस्फियर की ही बात करते हैं, फॉरगेट अबाउट अदर लेयर्स, क्योंकि बाकी लेयर का तो हम नहीं जान सकते हम जब तक बहुत ऊपर ना जाएं। लेकिन हम तो ट्रोपोस्फियर में तो घूमते फिरते हैं एरोप्लेन और ये से, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर अगर हम सन के नज़दीक जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए? तापमान बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या होता है तापमान, क्यों फील नहीं होता है? ट्रोपोस्फियर की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थर्मोस्फियर एंड ऑल दैट। क्या है? डेंसिटी, एयर डेंसिटी घटता जाता है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया हमको। तो डेंसिटी से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो यही बात है कि एक्चुअली जो पृथ्वी गर्म होती है वो इंसुलेशन से नहीं हो रही है। इंसुलेशन प्राप्त होता है, लेकिन अर्थ को वार्म रखने में जो बड़ी भूमिका होती है वो पार्थिव विकिरण की होती है। जब अर्थ गर्म हो जाता है वो रेडिएट करता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक तो हुआ सोलर रेडिएशन, ये देखो ये बात जब तक नहीं समझोगे, सोलर रेडिएशन से अपर एटमॉस्फेयर गर्म होता है, यानी वायुमंडल का ऊपरी भाग जो है वह सौर विकिरण से गर्म होता है। लेकिन पृथ्वी का निचला वायुमंडल जो गर्म होता है वो पार्थिव विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में क्या है, ये वाला सबसे गर्म पार्ट है, और यहां से उष्मा जो है जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो वो घट जाएगा। अब भूमिका एटमॉस्फेयर की जरूर है कि कौन ट्रैप कर लेगा, क्योंकि निकलेगा और अगर ट्रैप नहीं कर पाया इसको तो ये तो बिल्कुल रेडिएट कर जाएगा बाहर। अब ये जो आपने किसी ने कहा CO2 की भूमिका है, CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट विल ट्रैप द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, नॉट सोलर रेडिएशन। एयर, ठीक है, एयर जो है ये जान लीजिए, ये जो वायु है ये 3 प्रक्रियाओं से गर्म होता है। पहली जो प्रक्रिया है निश्चित तौर पे विकिरण रेडिएशन। देखो जो कोई भी बॉडी में टेम्परेचर है वो हीट रेडिएट करता है, जैसे हमारा बॉडी है ना, इसका भी कुछ टेम्परेचर है, इससे भी हीट वेव रेडिएट होता है। आपको जैसे देखते हो बहुत सारे पशु पक्षी आपको दूर से देखते ही कैसे समझ जाते हैं, बिकॉज दे हैव सेंसर्स उसमें लगा हुआ होता है, वो आपके हीट से जान जाते हैं। आप बहुत दूर भी हो, खासकर जो स्मॉल माइक्रो लेवल पे बहुत, वो हीट को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है। और हीट से हीट जो थर्मल रेडिएशन इसको बोलते हैं, इससे आपका जो है बिल्कुल इमेज भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल पहचाना भी जा सकता है। तो थर्मल इमेजरी आज के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो कोई भी चीज आप जो देखते हो ना, वॉट एवर यू सी, अगर उसका वैसा डिटेक्टर लगा हो तो थर्मल रेडिएशन हर बॉडी का अलग अलग होता है, उसको थर्मल सिग्नेचर्स कहते हैं, उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कोई भी बॉडी। तो पृथ्वी भी क्या है, पहले गर्म होती है खासकर दिन के वक्त, और जब गर्म हो जाती है तब ये हीट रेडिएट कर देती है। अगर क्लाउडी स्काई हो, कभी कभी देखते हो क्लाउड होता है तो गर्मी ज्यादा लगती है। कारण क्या है? कारण यह है कि क्लाउड अगेन ट्रैप द हीट, वो क्या करता है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर, वो ज्यादा गर्म करता बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना। छोटी छोटी बातें इंटरेस्ट के लिए आपको बता रहा हूं, सो दैट यू विल हैव idea about how our earth and atmosphere is kept warm because of the presence of atmosphere। वायुमंडल की जो उपस्थिति है उससे किस प्रकार से होता है। मैं कह रहा हूं कि वायु सिर्फ विकिरण से गर्म नहीं होता है, कांटेक्ट से भी गर्म होता है। अगर आप देखोगे चाय बनाया सब लोगों ने, अगर सॉस पैन का वो जो पैन है वो तो स्टोव पे होता है, वो गर्म होता है, और उसका हैंडल जो गर्म होता है वो तो नहीं है उसके ऊपर, दिस इज जस्ट आउटसाइड बट स्टिल इट इज वार्म। कैसे? कंडक्शन। तो ये कंडक्शन से भी वायु गर्म होती है, यानी जो वायु बिल्कुल कांटेक्ट में है पृथ्वी के सतह के, वो कैसे गर्म होगा? कंडक्शन से। कम होता पर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हा? इसको चालन कहते हैं ना। देखो यार, हिंदी में थोड़ा साइंस टर्म का थोड़ा दिक्कत रहता है, पर समझो। तो इसका रेडिएशन, ये कंडक्शन कम होता है पर होता है, बहुत कांटेक्ट में बहुत जो एयर होगा वो गर्म होगा। तीसरा भी तरीका है, तीसरा तरीका से भी गर्म होता है। हीट कैन बी ट्रांसफर इन 3 वेज। कन्वेक्शन, संवहन। संवहन से कैसे गर्म होता है? सबने चाय पी है, नहीं भी पी है तो पानी गर्म होते देखा है ना। पानी कैसे गर्म होता है? यस, जो गर्म होकर वो ऊपर की ओर आता है, ठंडा वाटर मॉलिक्यूल फिर नीचे आता है, फिर वो गर्म होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है। तो ये जो गर्म होना है कन्वेक्शन। एयर भी गर्म वैसे होता है, गर्म वायु जो कांटेक्ट में गर्म हो गई रिलेटिवली, वो क्या गर्म होकर ऊपर जाएगी, ठंडी वायु नीचे आएगी, एंड दिस वे ये गर्म होता है। तो पृथ्वी के भी लेयर में ट्रोपोस्फियर का ऊपरी सीमा कहां तक होगा? जहां तक कन्वेक्शनल करंट जा सकता है। समझे? ट्रोपोस्फियर का मतलब है क्षोभ मंडल। क्षोभ का मतलब क्या? डिस्टर्ब कर दो एयर को। तो एयर कहां तक डिस्टर्ब हो सकता है? यही क्षोभ मंडल। और जितना एयर डिस्टर्ब होगा तो क्लाइमेटिक इवेंट्स वहीं होगा, बाकी जगह नहीं होगा, ठीक है। तो क्षोभ मंडल है। और देखो किस एरिया में ज्यादा ऊपर जाएगा? इक्वेटर के पास गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर जाएगा, पोलर एरियाज पे कम गर्मी है तो कम तक जाएगा। इसीलिए देखो क्षोभ सीमा हमेशा स्लांट होता है, सीधा नहीं है, ये तिरछा है। इसका ऊंचाई एवरेज 8 किलोमीटर है पोल के ऊपर, और इक्वेटर के ऊपर ऑन एन एवरेज 18 किलोमीटर है। तो ये क्षोभ मंडल की सीमा कहां तक होगी? जहां तक संवहन तरंग जाती है। संवहन तरंग यहीं तक जाती, इसलिए क्षोभ सीमा खत्म हुआ। उसके बाद जो है अर्थ का इंपैक्ट नहीं होता। अर्थ से जो गर्म हो रहा है उसका इंपैक्ट समझो ट्रोपोस्फियर तक है, यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो इंपैक्ट डालता है मैक्सिमम अप टू ट्रोपोस्फियर, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? तापमान घटता है ऊंचाई के साथ। तो इसकी खासियत पहली क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे कि तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटती है। इसको हम लोग कहते हैं, देखो टर्म है इसके लिए, लैप्स रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। बहुत तरह का लैप्स रेट हो सकता है, पर दिस इज नॉर्मल लैप्स रेट। सामान्य ताप ह्रास दर हिंदी में। क्षोभ मंडल जो है उसके अंदर क्या होता है? संवहन तरंगें जहां तक जाती हैं, कन्वेक्शन करंट, उसका वही सीमा बनाता है, मैक्सिमम अप टू दिस लेयर।
और इसमें क्या होता है, तापमान जो है वो घटता है ऊंचाई के साथ। क्या दर होती है घटने की, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप इसको 6.4 डिग्री सी पर किलोमीटर, ये भी लिखता है 165 1 डिग्री सी है ना, पर 165 है ना मीटर, ये भी लोग लिखते हैं, एक ही बात है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सामान्य ताप ह्रास दर कितनी है, तो 6.5 डिग्री सी। 1 किलोमीटर आप ऊंचे जाएंगे तो 6.5 डिग्री सी तापमान में कमी आती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्मल लैप्स रेट। अब ये है कि ये नॉर्मल लैप्स रेट जो है, साउंड नहीं आ रहा है यार, कहां से ये लोग बोल रहे हैं, बैटरी ये चेंज क्यों कर देते रात में ही यार, ये आवाज नहीं आ रही है, बोल रहे नॉर्मल लैप्स रेट। देखो यार, ये कुछ लोग बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, ओके आ रहा है, ये आवाज ठीक है, आप अपने एंड पे देख लीजिए। अनिल अजित, हाँ ठीक है, अब ठीक है बोल रहे हैं। आप अपने एंड पे देख लीजिए, आपका जो मोबाइल है उसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, आपके एंड पे समस्या है, उसको देख लीजिए, ठीक है। सो हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल लैप्स रेट होता है, यानी तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटती है। तो ये तो एक बात हो गई कि तापमान जो है वो ऊंचाई के साथ घटती है, पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बिकॉज हम लोग तो इंटरेस्टेड हैं वेदर में, वेदर में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, है ना। तो आप ये देखिए कि अगर वायु, देखो सारा जो पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी है और वेदर फिनोमेना है, वो अस्थिरता का प्रश्न है। क्या है, अनस्टेबिलिटी का प्रश्न है। अगर एयर स्थिर हो तो कोई मौसम घटनाएं नहीं होंगी। मौसमी घटनाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि एयर जो है अस्थिर है। तो हमने तो पहले ही कहा कि एयर गर्म होकर क्या हो रही है, ट्रोपोस्फियर में वो ऊपर की ओर जा रही है, तभी तो वो फिर ठंडी हो रही है और फिर नीचे आ रही है, ठीक है। तो यानी एयर जो है वो स्थिर नहीं है। तो इसका क्या परिणाम होगा, इसका परिणाम होगा कुछ परिणाम जो आप समझ लें। पहली बात कि एयर जो है, जिसको आप एयर कह रहे हैं, ये एयर जो है वो कोई प्योर गैस नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और इसमें अनेक तरह के गैस के अलावा जो आप जानते हैं, मैं उसके नाम लिख देता हूं, बट आप जानते हैं N2, O2, CO2 एंड देयर आर सम ट्रेस गैसेस ऑल्सो, ठीक है, जो कि क्लाइमेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सिर्फ और सिर्फ CO2। क्यों CO2? क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये ट्रैप करेगा और अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। बट ज्यादा CO2 तो फिर ग्लोबल वार्मिंग भी है ना। एंड देयर आर सो मेनी अदर गैसेस ऑल्सो जो पॉल्यूटेंट्स के रूप में हैं एटमॉस्फेयर में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारा तापमान बढ़ रहा है। दैट इज अ डिफरेंट इशू। हम अभी बात करें एयर में कुछ गैसेज हैं, गैसेज के अलावा ये जो N2, O2, CO2 एंड सम ट्रेस गैसेज, आर्गन और ये सब नियन, ये सब भी है। पर जो गैस सबसे बड़ा रोल क्लाइमेट में प्ले करता है वो बहुत कम है। O2 और N2 का रोल क्लाइमेटिक दृष्टिकोण से बहुत नहीं है, CO2 का बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है वाटर वेपर, जल वाष्प, जो क्लाइमेट के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और ये निचले वायुमंडल में ही है। CO2, वाटर वेपर, ये सब जो है निचले वायुमंडल में ही है। क्यों? क्योंकि दीज आर द हेवियर गैसेस, ठीक है। CO2 हेवियर है तो क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटी के कारण, ऑल दीज, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, CO2 है, इट विल रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन द
लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के निम्न भाग में इनका संकेंद्रण ज्यादा है। गॉट द पॉइंट। और वाटर वेपर जो है वो वेरिएबल भी है, ये सभी पृथ्वी पर सभी जगहों पर एक जैसा नहीं है। कारण क्या है? बिकॉज वाटर वेपर का सोर्स कौन सा है? इवेपोरेशन। कहां से आया वाटर वेपर? तो ये आता है इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन का मतलब वाष्पोत्सर्जन। एकदम सिंपल तरीके से आप समझिए चीजों को, तो पूरा आपको समझ में आएगा कि ये कनेक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट है। उसके बाद लिखना बहुत आसान है। वंस थिंग्स आर क्लियर इन योर हेड, देन इट इज वेरी वेरी इजी टू राइट ऑन द पेपर। याद वाद करते रह जाइएगा, वो बस लगेगा कि हाँ हम हैं, आई एम ऑल्सो इन द रेस, बट एक्चुअली यू आर आउट ऑफ द रेस। फील गुड होता है, सिर्फ फील गुड के लिए करिएगा काम तो नहीं होगा। देखो ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिल्कुल क्लियर कट है, इस मामले में बहुत ब्रूटल है। फिटेस्ट ही सरवाइव करेगा, ठीक है। और उसके लिए ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है, दैट डजंट मैटर। और अच्छा तो यही लगता है कोई नोट्स दे दे, क्वेश्चन बता दे, और एग्जाम में वही आए जो पढ़ के जाए। तो ये जो सारा सुविधाजनक सोच है, कॉन्वीनियंट थिंकिंग, ये बहुत अच्छा काम करता है प्राइवेट स्कूल में, जहां मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चा तो कुछ लर्न ना करे तो अच्छा है, ठीक है। टीचर का मुख्य उद्देश्य होता है पैसा मिल गया उन्हें, उसके बाद ये आपको फील गुड कराते हैं, आपका बेटा तो ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, 90% से कम लाता ही नहीं है। किसी को प्राइवेट स्कूल में 90% से कम आया है? आता है क्या? आता है तो वो पेरेंट्स पहुंच जाएंगे उसके पास, आपको पैसे पूरे दिए ना, नंबर 90 से कम क्यों दिया? कल से बच्चा मेरा जाएगा वहां जहां 95 का प्रॉमिस किया उन्होंने। दिस इज हाउ यू नो, पेरेंट्स भी वैसे, मेरा बच्चा 95, क्या फायदा 95, क्या 950 ले लो। सो डोंट गो। और वही बच्चा जब आगे की ओर जाता है तब उसको लगता है भाई दुनिया ऐसी नहीं है, फील गुड तो बहुत हो रहा था, टीचर भी कहते ब्राइट हो, घर में भी सब कहते बहुत ब्राइट है, पता नहीं क्या बनेगा। था वो ब्राइट ही, लेकिन एक्स्ट्रा ब्राइट हो गया। ब्राइटनेस कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली, उसको अचीव करना पड़ता है। कोई भी चीज होता नहीं, कोई भी इडियट होता नहीं, ओवर द टाइम बनता है। और कोई भी इंटेलिजेंट भी जस्ट अपोजिट होता नहीं है बाय बर्थ। व्हाट यू डू, टू whom you interact। आप गधे से मिलेंगे रोज तो ढैंचू ढैंचू ही सीखेंगे। बेहतर लोगों को सुनिए, और इंटरनेट का जमाना है, सिर्फ विश्व के सबसे बेस्ट लोगों को सुनिए। तो आप सुनेंगे किसको? यूट्यूब पे कोई आएगा, ये हो गया वो हो गया, तमाशा करने वाले लोगों को सुनते रहिए। बेस्ट लोगों को सुन सकते हैं आज के समय में, इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा है। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वहां पर जो बेस्ट लोग हैं उनको कोई प्रचार की जरूरत नहीं है। दे कम टू द क्लास, डिस्कस थिंग्स एंड मूव ऑन। आप उनको सुनिए, देन यू विल रियलाइज द रियलिटी। अब कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। सारा कोचिंग किस चीज पे चलता है? नोट्स। आज देखो नोट्स का कल्चर, एवरी कोचिंग 10 तरह का नोट्स है, उनके ही अपने 10 तरह के नोट्स हैं। और उनसे ही पूछो कि किस नोट्स में क्या है, देखें थोड़ा सा, क्योंकि वो छपा है भाई। इंटरनेट का जमाना है, कॉपी पूरा हिंदू पेस्ट एक बार में, लेकिन पूरा हिंदू पढ़ो तो कॉपी पेस्ट बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं मटेरियल इतना मोटा मोटा मिल रहा है, बच्चा कंफ्यूज कौन सा पीडीएफ पढ़े, ये की वो की वो। और बनाने वाला अगर पढ़ता ना तो समझता
कि दिक्कत है, लिमिटेशन है, वो तो सीधा कॉपी पेस्ट। और जो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन उस पे, जो उसके ऊपर वो कवर चमकीला, मजा आ जाता है, लगता है कि हाँ दिया पैसा तो मिला कुछ चमकीला। वर्थलेस, यहां कुछ जाए नहीं, क्या फायदा। और एग्जाम में जाते उस सब उतर जाता है, पढ़ा था पर काम नहीं आया। एग्जाम में फील गुड जो करा दे वो टीचर है। और वो तभी फील होगा जब आप जाओगे, पढ़ोगे और तब जाओगे। और ये तब तक फील नहीं होगा जब तक कि वहां तक जाओगे। खैर, बाजार है, बाजार की अपनी संस्कृति होती है। वाटर वेपर आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग in the atmosphere, in the lower atmosphere, which is responsible for the different types of weather phenomena, जो बहुत कम होता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। कहां से आता है? what is the source? source is evaporation, इसीलिए वेरिएबल होता है, हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। वाष्पोत्सर्जन कहां होगा? जहां वाटर होगा, है ना। तो ये वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है कि वाटर से जल से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। वाटर है तब, अगर लैंड है तो लैंड के ऊपर अगर एयर है तो उसमें क्या होगा? उसमें वाटर वेपर की मात्रा कम होगी। कैसे जल वेपर में बदलता है? इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब उष्मा को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टेट चेंज होता है, और इसमें गुप्त उष्मा हो जाती है। इसके अंदर जो लेटेंट हीट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या है? वाटर अपना फेज भी चेंज करता है। व्हाट फेज? तो ये पहले लिक्विड फेज में था। जो लोग थोड़ा बहुत इंजीनियर्स आजकल खूब तैयारी करते हैं तो उनके लिए मैं उनको निराश नहीं करता हूं। फेज चेंज पढ़ते हैं बड़ा सा, है ना। टेम्परेचर चेंज होता है, हीट सप्लाई करोगे तो टू थिंग्स विल हैपन, टेम्परेचर विल इंक्रीज और फेज भी चेंज होता है, पर उसके लिए लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड। तो लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो रहा है। क्यों? किससे? बाय हीटिंग प्रोसेस, तापमान, टेम्परेचर, या आप इसको कहो हीट की वजह से। ठीक है, यानी गर्म करोगे लिक्विड को, इट विल बिकम ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है। और जब ये वाष्प बन गया तो ये क्या है? एयर में। एयर का प्रॉब्लम ये है कि एयर हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर एट सम टेम्परेचर। अगर कोई तापमान है मान लो 25 डिग्री सी, तो उस पर फिक्स होता है कि इतना ही वाटर वेपर वो ले सकता है, जिसको आप ह्यूमिडिटी कहते हो, है ना। वाष्पोत्सर्जन से ही जुड़ा हुआ टर्म है, ये सब आएगा टर्म, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। आर्द्रता, आर्द्रता क्या है? जलवाष्प की मात्रा कितनी है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। ये क्या बताता है कि वाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा को बताता है। ये भी दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, है ना। अब देखो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो आर्द्रता है, मैंने जैसे कहा ना कि एयर का फिक्स होता है कितना वो जलवाष्प ले सकता है, और जितना मान लो कि 25 डिग्री सी है, इसको थोड़ा सा समझ लो एक उदाहरण के द्वारा। कई बार मैंने इसको बताया है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं दे नो इट। सपोज टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर इज 25 डिग्री सी एंड इट हैज ए कैपेसिटी टू होल्ड 100 ग्राम जलवाष्प ले सकता है ना। 100 ग्राम वाटर वेपर ले सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? जलवाष्प 100 ग्राम ये ले सकता है नहीं, ये ले सकता है, इसकी कैपेसिटी है ये, है ना, क्षमता है ये। लेकिन मान लो ये 25 डिग्री सी पर इसमें 80 ग्राम है, यानी 20 ग्राम और आ जाए इसमें तो क्या होगा? ये सैचुरेट कर जाता है। जब जितनी कैपेसिटी है उतना अगर हो जाए तो क्या कहते हैं? वो संतृप्त हो जाता है। तो एक सैचुरेशन आता है। संतृप्त वायु अक्सर आएगा लिखा हुआ
कि वायु ऊपर हो गई और संतृप्त हो गई। यानी संतृप्त का क्या मतलब होगा? तृप्त हो गया, मतलब उसका जो कैपेसिटी था वो उतना उसे मिल गया, है ना। तो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता है कोई जब उसमें क्षमता के अनुसार जलवाष्प की मात्रा हो, तब उसको हम लोग संतृप्त वायु कहते हैं, सैचुरेटेड एयर। एक बात हो गई। एक बात और भी इससे जुड़ी हुई, यू डोंट राइट। अरे अरे देखो, यही मैं बताता हूं, सबने आदत खराब कर रखी है। स्कूल ने पहले बर्बाद किया, कॉलेज ने उससे ज्यादा बर्बाद किया, और कोचिंग भी कम नहीं बर्बाद कर रहा है। कहता है क्लास में सुनो, आप बाद में तुमको दे देगा मटेरियल। कुछ नहीं होने वाला है सुनने से, क्योंकि दिमाग जब तक आपका एक्टिव नहीं होगा, यानी कान का क्या काम है आपका, यानी सारा ऑर्गन ठीक काम नहीं कर रहा है। कान का काम क्या है? सुनना। आंख का काम क्या है? देखना। कभी कहता है कान कि सुन रहे हो तो देख क्यों रहे हो? नो। कोऑर्डिनेशन बनाओ, कान से सुनो, आंख से देखो, हाथ अपना काम करे, दिमाग अपना प्रोसेसिंग करे। ये आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। बता रहा हूं मैं मेरे क्लास में, इसीलिए मेरा सक्सेस रेट बहुत हाई है, सीधा सिलेक्शन, ठीक है। इसीलिए हाई है बिकॉज हम उसी पे काम करते हैं। और मेरे क्लास में क्या होता है, वही सरवाइव कर सकता है जिसका ये आंख, हाथ और कान सही काम करता है। अगर ये सही काम नहीं करता है, यू कैन नॉट सर्वाइव इन माई क्लास। तब तो फिर आपको जो है वो वैसा इंस्टीट्यूट चुनना होगा जो नोट्स दे दे आपको, आप भी खुश, फील गुड बहुत होता है। कैसी तैयारी है? नोट्स सब मिल गया है। कोई ये नहीं कह नोट्स पढ़ लिया है या समझ गया है, नहीं, नोट्स है। ये फील गुड जो है ना, फील बैड में बदलता है थोड़े समय बाद, जब एग्जाम में आप जाते हैं कुछ नहीं आया, तो कुछ नहीं आया तो तुमको देखा ही नहीं उसको ठीक से। वो एग्जाम के रात में देखेगा क्या क्या था, कोई फायदा नहीं होगा, ऑफ नो यूज, यूजलेस। तो समझो यहां पर जो है ना, जो चला गया। अब मान लो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पूछा, दड़ से 4 लेयर बनाया, 2 पॉइंट लिखा, एक क्या एकदम वहां। तो हमारे क्लास में क्या है, पूरा सोक कर जाता है आपके दिमाग में, 90 अभी कुछ दिन क्लास कर लोगे तो 80-90% तक दिमाग में यहीं चला जाएगा। उसके बाद आंसर लिखा, खत्म। वो नहीं कि नोट्स बना करके घूम रहे हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन जो है, संतृप्त वायु का मतलब हुआ कि जब उसमें कैपेसिटी के हिसाब से जलवाष्प की मात्रा है। वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, जो देखो अब ये भी होता है, सर आप जब तक हम लिखे संतृप्त तब तक तो आप चले गए दूसरा एस्पेक्ट पे। होगा, इट विल हैपन, बिकॉज आपकी आदत नहीं है सुनकर लिखने की। आपको ये लर्न ये भी करना पड़ेगा कि अलर्ट कैसे रहते हैं, क्योंकि आप सोचो एग्जाम में 3 घंटे होते हैं, निकलते कैसे पता चलता है, क्योंकि कंसंट्रेशन इतना हाई होता है। आप सोचो कि उस तरह का एग्जाम का सिचुएशन मेरे क्लास में हर दिन होगा, उसी लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि आप सुन रहे हो, लिखा रहा है उसी स्पीड से, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है। एग्जाम में आपके अच्छा ना करने का कोई कारण ही नहीं है। लेकिन क्या है कि आप पहले क्लास में आप जो क्या पढ़ा है पता नहीं, ये सब क्या क्या कर दिया, सिर्फ एरोज एंड डायग्राम्स, क्या कर दे दिया, बेकार टीचर है, नोट्स भी नहीं दे रहा, कह रहा अब लिखो, कहता है एनसीईआरटी पढ़ो, एक तो ऐसी वो सिर पे लगता है, और कहता है यहां भी सुनो। तो देखो इट्स अ हार्ड वर्क। जो बॉलर होता है ना, बहुत अच्छा जो बॉलिंग करता है, वो कभी भी रियल बॉल से बॉलिंग नहीं करता है, उससे ज्यादा भारी वाला जो बॉल होता है ना, वो लोहे का, उससे प्रैक्टिस करते मैंने देखा है बॉलर्स को। क्योंकि अगर सोचो कि वो भारी वाला बॉल पूरी ताकत से अगर वहां तक भी फेंक देता है, तो सोचो वो जब बॉल आएगा हल्की वाली तो क्या हाल करेगा। 2 फीलिंग होती है,
जब वो बड़ा वाला बॉल को फेंक लेता है तो हाथ में वो छोटा वाला बॉल बच्चे जैसा लगता है, और उसके बाद उसको ज्यादा कंट्रोल फील होता है। तो इट्स लाइक दैट, इफ यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स इन माई क्लास, देन लगेगा अरे 3 पेज लिखना है ज्योग्राफी में किसी भी टॉपिक पे, इट्स वेरी इजी। एंड दैट कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो ये देखो पूरा प्रोसेस है यार, और इसीलिए देखो हमारे यहाँ लोग सक्सेसफुल नहीं हैं आज के समय में बिहार से। कारण यह है कि कोचिंग जो है वो नोट्स तक चला। आज भी देखो बाजीराम सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, वहां के टीचर न तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ना नोट्स देता है। वो एक येलो बुक देता है, वो सब जानता है, उसका कोई मतलब नहीं। वो क्लास में ही लिखवाता है, क्लास में ही करवाता है, और इसीलिए वो सक्सेस है। और जितना भी सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में रन कर रहा है, वो सब बाकी ठीक है, नोट्स बांटता है, ये करता है। बाकी लोग क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका राइटिंग एबिलिटी डेवलप करता है क्लास के अंदर। और आपके पास दिक्कत क्या है, ना तो पढ़ने की आदत है ना लिखने की आदत है, दोनों गायब है। तो क्या होता है ना, शॉर्टकट ढूंढते हैं कि 2 महीने में 3 महीने में क्या करे, कोई नोट्स दे दे, कुछ दे दे। और इसीलिए यहाँ के लोग पीटी तो कर गए किसी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी तरह का आता है पीटी में। अब भीड़ भी ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को लेना है, लेकिन लास्ट माइल जो कहते हैं कि लास्ट जो स्टेप है उसको पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज वी सीवियरली लैक राइटिंग एंड रीडिंग कैपेसिटी जो है, एबिलिटी जो है, वो हमारा सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड है, और हम लोग उस पर काम भी नहीं करते हैं। और मेरे क्लास में तो झुंझलाहट होना आम बात है, लेकिन अभी झुंझला लो या बाद में। अभी झुंझलाओगे तो थोड़ा थोड़ा डेवलप भी कर जाता है, विद द टाइम ठीक हो जाता है, वो आपको लिखना आ जाता है। तो सैचुरेटेड एयर समझ गए। वन मोर थिंग दैट हैपेंस, जो होता है वो ये कि तापमान घटने से, सपोज 25 डिग्री सी तापमान है, तो संतृप्त होने के लिए कितना चाहिए, 100 ग्राम। और मान लो कि 25 डिग्री पे इसमें 80 ग्राम ही है, लेकिन किसी तरह से इसका टेम्परेचर कम कर दें। इफ वी लोअर द टेम्परेचर, इसको 20 डिग्री कर देंगे अगर, तो टेम्परेचर घटने से इसकी कैपेसिटी 80 ग्राम हो जाती है। यानी कैपेसिटी कम हो गया। यानी संतृप्त वायु 2 तरीके से हो सकती है, चाहे तो उसमें वाटर वेपर उतना चला जाए, या एयर ठंडी हो जाए, है ना। तो एयर अगर ठंडी हो गई तो क्या हो गया, कैपेसिटी कम हो गया, तो संतृप्त। इसीलिए कहते हैं वायु अगर जलवाष्प है उसमें, अगर वो ऊपर की ओर उठती है तो क्या होती है, संतृप्त हो जाती है, सैचुरेट कर जाती है। सैचुरेट करने के बाद अगर मान लो और भी घटना जारी रहा, सपोज 20 डिग्री है, 20 से मान लो 18 डिग्री सी हो गया, अब इसकी कैपेसिटी मान लो रह गई अब 75 ग्राम। मान लो एयर कीप ऑन राइजिंग, ये ऊपर ही जा रहा है, और इसका वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब देखो पहले ये 100 ग्राम था 25 पे, 20 डिग्री पे 80 ग्राम कैपेसिटी रह गई, 18 पे कितना हो गया, 75 ग्राम। तो क्या हो गया, अब ये 5 ग्राम क्या होगा तब इसके अंदर, वो 5 ग्राम जो है वाटर में तब्दील हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन विल टेक प्लेस, संघनन यहीं होगी। अरे what will happen, condensation will take place। यानी यह वह जो है बादल की, जो बादल का निर्माण शुरू हो जाएगा। यानी जो जलवाष्प थे वो क्या हो गए, जल की बूंदों में बदल जाएंगे। और कितना बदलेगा, जितना की डिफरेंस है, यानी 5 ग्राम्स, 5 ग्राम जो है, और भी ऊपर उठेगा, और भी कम होगा, और भी वाटर ड्रॉपलेट्स। बादल क्या है, व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड एक्चुअली ऊंचाई पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं, किसमें, एयर में, जो सस्पेंडेड हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका मतलब क्या है, अगर एयर ऊपर जाए और सैचुरेट होगा तो क्या होगा, बादल का निर्माण होगा।
इसीलिए कहते हैं ट्रोपोस्फियर में क्लाउड फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि एयर जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और अगर उसमें जलवाष्प है तो क्या होगा कि बादलों का निर्माण होगा, वर्षा होगी। इसलिए कहते हैं कि सारी मौसम संबंधी घटनाएं, ऑल वेदर फेनोमेना, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रोपोस्फियर के बारे में, ऑल वेदर फेनोमेनन टेक्स प्लेस इन ट्रोपोस्फियर, यानी क्षोभ मंडल में क्या होता है, सारे मौसमी घटनाएं होती हैं। इसलिए जो आप देखते हैं कि वायु जो ऊपर उठती है किस चीज से, कन्वेक्शन करंट से, वो मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। मौसमी घटनाएं मतलब जैसे बादल का निर्माण, क्लाउड फॉर्मेशन कहां पे होगा, पूछता है परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि बादल का निर्माण वायुमंडल के किस स्तर में हो सकता है, क्षोभ मंडल। ये आपके इंटरव्यू में भी पूछ सकता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे आता है, तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक बात तो क्षोभ मंडल के बारे में ये हो गई। दूसरी बात हो गई है ना, दूसरी बात हो गई कि वह सामान्य ताप ह्रास देता है। अब है कि बादल बनने से ही क्या वर्षा हो जाती है? हर बादल से वर्षा नहीं होती है। वर्षा जो है वो अलग प्रकार की घटना है, ठीक है। रेनफॉल तभी होगा, बादल उसका प्रीरिक्विजिट है, पर कोई जरूरी नहीं है कि उससे वर्षा यानी रेनफॉल हो। रेनफॉल तभी होगा जब कॉन्टिन्यूअस, ये जो संघनन की क्रिया है, बूंदों का आकार बहुत बड़ा हो जाए। तो बूंदों के आकार के कारण से क्या होगा, वह ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आएगा। तो अगर मान लीजिए आकार उसमें बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ऊंचाई पर क्या होता है ना, हाइट पे तापमान इतना कम है तो लिक्विड जो है फॉर्म में वाटर रह ही नहीं सकता है, वो क्या होगा, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में रहते। इसलिए बादल जो आप देखते हैं व्हाइट जो आपको दिखता है वो आइस क्रिस्टल्स हैं एक्चुअली, ठीक है, वह जो है आइस क्रिस्टल्स हैं, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। और वो आइस क्रिस्टल्स जब नीचे आते हैं तो फिर से तापमान अधिक होने से पिघल जाते हैं और वर्षा के रूप में आपको मिलता है। लेकिन ये कण बहुत बड़ा होना चाहिए, और ये बड़ा कब होगा, ये जो संघनन आप देखते हैं, ये जो कंडेंसेशन है, that takes place around some nuclei। किसके अराउंड होता है ये, किसी ना किसी धूल कण जो आप देखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसी पर ये संघनन होता है। क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो कहीं ना कहीं तो स्थिर रहेगा। तो आप देखिएगा कि हमेशा जो है ये किसी ना किसी जो न्यूक्लियस होता है, जो कण होते हैं इस तरह के नाभिकीय कण, छोटे छोटे कण, उस पर ही ये संघनन की क्रिया होती है। और जनरली जो डस्ट पार्टिकल है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, इसी के अराउंड जो है ये संघनन की क्रिया होती है। इसलिए वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट पार्टिकल्स का क्लाइमेट के दृष्टिकोण से बहुत महत्व है, क्योंकि यहीं पर इन्हीं के अराउंड संघनन की क्रिया यानी कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अराउंड डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है। सॉल्ट पार्टिकल्स भी होते हैं बहुत सारे जो इवापोरेशन की वजह से एयर में हमें मिलते हैं। इसको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहते हैं सॉल्ट पार्टिकल्स को, क्योंकि वाटर को ये एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो थोड़ा हेवी हो जाएगा तो रेनफॉल विल टेक प्लेस। क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। ये सब मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी किताब में। न्यूक्लियाई आर्द्रताग्राही कण बोलते हैं हिंदी में, आर्द्रताग्राही कण। तो इन सब का बहुत महत्व है, और इसके परिणाम अगर पर्याप्त मात्रा में है तो वर्षा होती है ना। और कहां पर वर्षा ज्यादा होगी,
जहां पर मान लो कन्वेक्शनल करंट सबसे ज्यादा कहां आएगा, इक्वेटर में। इसलिए विषुवत रेखीय प्रदेश में हर दोपहर वर्षा होती है ना। इन इक्वेटोरियल रीजन्स यू सी रेनफॉल एवरी आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून में सबसे ज्यादा कन्वेक्शनल करंट गया, बादल का निर्माण हुआ और खूब सारी वर्षा होती है, हर दोपहर वर्षा होती है विषुवत रेखीय प्रदेश में। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। और जहां पर लैंड सरफेस है वहां पर नहीं होगा, कम होगा। जहां पर ओशनिक सरफेस है उसके ऊपर अगर मान लीजिए कि एयर है तो उसमें ज्यादा जल वाष्प होंगे। तो ये वेरिएशन पृथ्वी के सतह पर वर्षा का होगा, है ना। तो हमने आज आपको क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ी सी बातें बताई कि कैसे क्षोभ मंडल का निर्माण हुआ है, उसकी ऊपरी सीमा कैसे बनी है, इसमें इसकी क्या विशेषताएं, कुछ बातें की हैं। संघटन का मतलब होता है, जैसे हमने अभी अब आपको स्ट्रक्चर बताया, संगठन का मतलब कौन कौन सा गैस है, कौन सा गैस क्या काम करता है। तो O2 क्या करता है आपको मालूम, N2 जो है वो बहुत एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसकी मात्रा बहुत अधिक है, पर वो हमारे लाइफ के लिए तो पता है, पूरा लाइफ जो है उसके लिए नाइट्रोजन जरूरी है। पर प्रॉब्लम है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। कैसे आता, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। प्लांट के अंदर जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, थ्रू दैट इट कम्स टू आवर बॉडी। तो लाइफ प्रोसेस के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डायरेक्टली टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, सो इट इज फिक्स्ड बाय सम एकदम प्राइमोर्डियल बैक्टीरिया है, बहुत पुराना, जो कहते हैं इवोल्यूशन के टाइम से नाइट्रोजन को फिक्स करने की ताकत रखता है, और उस हिसाब से पूरा नाइट्रोजन साइकिल चलता है ना। नाइट्रोजन का अपना रोल है दैट प्लेज, बट डायरेक्ट रोल वेदर में नाइट्रोजन का नहीं है। ऑक्सीजन यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके अलावा सबसे बड़ा रोल क्लाइमेट में CO2 का है, वाटर वेपर का है, एंड ऑल दीज गैसेस आर वेरी लेस अमाउंट इन आर, हाँ यस, बहुत कम है। ठीक है, तो हमने क्षोभ मंडल की आज चर्चा की है, उसमें गैस की चर्चा की है। आप NCERT की किताब पढ़ना क्षोभ मंडल, अगले दिन हम समताप मंडल की चर्चा करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, एक बार पढ़ के आना, और ये सारा मंडल हो जाएगा तो फिर हम कंप्लीट क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे उसकी चर्चा करें, तो ये टॉपिक भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चल रहे हैं अभी, और कुछ समय के बाद पूरा का पूरा लंबा क्लासेज भी हम लोग लेंगे, और उस तब एक एक टॉपिक एक एक दिन में हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा धीरे धीरे, ताकि उम्मीद हम कर रहे हैं कि सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़कर क्लास में आए। ठीक है, ओके, सो मेरे ख्याल से समय भी हो गया है। अरे ज़्यादा टाइम हो गया, कोई बात नहीं है, आज हम क्लास थोड़ी देर तक ले सकते हैं। हाँ, तो आज का क्लास हम लोग ऑप्शनल का यहीं पर